चलिए आज एक टॉपिक तैयार शुरू करते हैं, नया टॉपिक। ठीक है, देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं विज्ञान में, ठीक है, इसको अभी बहुत शालीनता, जितना भी मैटर बनवा रहे हैं ये पढ़ लीजिए। और यकीन मानिए जब भी आपका विज्ञान का पेपर होगा, सुपर टेट का जिस दिन भी होगा, उस दिन आपको ये नोट्स रामबाण साबित होंगे। ठीक, आज भले ही थोड़े अटपटे चीज़ें हैं, बहुत लोगों का स्ट्रीम भी नहीं है, बहुत लोग पढ़े भी नहीं है साइंस, तो उतना रुचि नहीं आता। ठीक, 10 नंबर का है विज्ञान, और अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो यही 10 नंबर आपके लिए सबसे बड़े घातक सिद्ध होंगे। ठीक, ये वही हालत समझ लीजिए कि जैसे किसी मैच के लिए 11 के 11 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आपके सुपर टेट में नौकरी लेने के लिए जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है उस हिसाब से हर एक विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है। मान लीजिए लास्ट में आपको 4 रन की ज़रूरत है, तो कौन देगा 4 रन? मान लीजिए हिंदी के बहुत बड़े प्रणेता हो, हिंदी पूरा कर लिए, हिंदी से भी नहीं पूरा पढ़ा, सारे विषय कंप्लीट हो गए, अब लास्ट में आप 4 नंबर से बाहर हो रहे हो मेरिट में, तो कौन आपको अंदर करेगा? जो भी विषय आपका कमज़ोर होगा वही आपको या तो बाहर करेगा और वही या तो आपको अंदर कर देगा। और यही होता है हमारे साथ। हम लोग करते क्या, कमज़ोर विषयों को अलग कर देते हैं और स्ट्रांग विषयों को, जो मजबूत हैं उन्हीं को और मजबूत कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आपको जो विज्ञान पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि परीक्षा में आपको 1 नंबर का क्वेश्चन मिल जाए, वरना पढ़ा पाना इतना आसान नहीं है कि हम आपको 1-2 महीने 4 महीने में ख़त्म कर दें। लेकिन हम उस हिसाब से पढ़ाएंगे कि आपका परीक्षा में भी नुकसान भी ना हो और आपका पूरा अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए। ठीक है, तो उसी हिसाब से पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे टॉपिक करके, बहुत काट छाट के, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें ही कवर करा रहे हैं। ठीक है, तो उनको आप कवर करो हमारे साथ। ठीक, चलिए आज हेडिंग डालिए हार्मोन। हार्मोन तो नाम सुना होगा, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चंस ना आए हार्मोन से। ठीक है, किसी ने पढ़ा हार्मोन कभी? सबने पढ़ा होगा हार्मोन, बस ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। नाम तो सबने सुना होगा, परीक्षा में पेपर लगाते होगे तो लगातार हार्मोन से क्वेश्चंस मिलते होंगे। ठीक है, किसी भी पेपर में आप जाओ, आप जीएस का पेपर ले लो, ईवीएस का पेपर ले लो, आप जनरल साइंस का पेपर ले लो और ट्रेडिशनल साइंस का पेपर ले लो, सब जगह हार्मोन से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। यहाँ तक कि जीएस में तो आना ही आना है, कोई सा भी हार्मोन्स पूछ लेते हैं। ठीक है, पूछ लेंगे फलाना हार्मोन कहाँ से निकलता है, ये फलाना हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, ग्लैंड से निकलता है, आता है क्वेश्चन। ठीक, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत होती है, या तो लोग रटे रहते हैं और या तो फिर लोग कर ही नहीं पाते। तो उसके लिए हम आपको एक सिस्टम से पढ़ा दे रहे हैं हार्मोन। आज एक बार और पहली और अंतिम बार पढ़ लो, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तो सबसे पहले हार्मोन की बात करें तो हार्मोन का काम क्या होता है। हमने बताया था पढ़ने से पहले, कभी भी कोई भी विषय पढ़ो, पढ़ने से पहले उस विषय की उपयोगिता को समझ लो, काम क्या है उसका। हार्मोन का क्या काम है आप लोग बता सकते हो? लोग कहते हो ये हार्मोनल डिसऑर्डर है, अक्सर कमेंट मार देते हो हार्मोन्स की वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, कोई सफ़ेद हो गया तो कहोगे हार्मोन्स की वजह से हो गया, कोई लंबा हो गया कह दोगे हार्मोन्स की वजह से हो गया, कोई छोटा हो गया कह दोगे हार्मोन्स, किसी गुस्सा बहुत आता तो कह दोगे हार्मोन की वजह से हो गया, कोई प्रजनन नहीं कर पा रहा तो बोलोगे हार्मोनल डिसऑर्डर है। सब चीज़ के लिए हार्मोन उत्तरदायी होता है। तो हार्मोन का ऐसा कौन सा काम है जो हार्मोन इतना फेमस है? बताओ आप लोगों में से किसी को मालूम है हार्मोन के बारे में कुछ भी, थोड़ा बहुत, उल्टा सीधा, दायां तिरछा, आया बायां, कुछ भी पता हो बताओ। हार्मोन के बारे में 2 शब्द अपने विचार व्यक्त करना चाहो तो कर सकते हो। बताओ भाई, क्या काम है हार्मोन का? एंजाइम सुने हो? जैसे एंजाइम इम्पोर्टेंट है वैसे हार्मोन भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अब ध्यान से सुनिए, पहले तो हार्मोन से जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं उन्हें आप लिख लो, जनरलाइज क्वेश्चन। हार्मोन की बात करें तो ये हमारी बॉडी में निकलने वाला बहुत छोटा सा मात्रा में एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में एक विशेष काम के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, हर एक अंग अपना एक काम करता है और उस काम को कराने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है हार्मोन का। अगर हार्मोन नहीं निकले आपकी बॉडी में तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न जैसे ऐसे पूछा जाएगा, पूछेगा आपसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। वहाँ पर ग्रंथियाँ होंगी, थाइमस ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि। कहाँ टिक मारोगे? क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और आएंगे। ये हजारों बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया जो हमने अभी आपसे पूछा है। कभी भी जाना, किसी भी जगह डाल के देख लेना, यही क्वेश्चन सबसे पहले आता है। और बहुत लोग प्रोलैक्टिन हार्मोन ही नहीं जानते, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें हार्मोन एक ट्रेडिशनल में पढ़ना। सबसे पहले हार्मोन की बात करें तो हार्मोन के बारे में जान लीजिए। हार्मोन शब्द की खोज किसने की थी? कौन बताएगा? हार्मोन शब्द की खोज किसने की? तो लिख लो, स्टारलिंग ने। स्टारलिंग, हार्मोन शब्द की खोज किसने की? जैसे इकोसिस्टम, समझ गए, जैसे पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र के प्रणेता अलग अलग हैं, वैसे ही हार्मोन शब्द की खोज किसने की थी?
लिंग वैज्ञानिक ने। ठीक, दूसरा प्रश्न इसमें से बनता है कि वो पहला हार्मोन स्टार्लिंग ने कौन सा खोजा था जिसकी वजह से इनको जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए पहला ह्यूमन बॉडी का पहला हार्मोन, तो लिख लीजिएगा सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन, ठीक है, सेक्रेटिन हार्मोन। ठीक, इसका काम क्या है, सेक्रेटिन हार्मोन का काम क्या है, तो काम लिख लीजिएगा, ये कहाँ निकलता है, तो इतना याद रखिएगा, सेक्रेटिन नहीं तो याद नहीं कर पाओगे, ऐसे याद करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। सेक्रेटिन हार्मोन एक प्रकार का डाइजेस्टिव हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन होता है, डाइजेस्टिव हार्मोन होता है, जो हमारी पाचन तंत्र में सहायक होता है। और ये कहाँ पर रोल अपना प्ले करता है, हमने आपको याद करिए यकृत पढ़ाया था, यकृत पढ़ाया था। हम सब चीज़ों को जोड़ जोड़ कर पढ़ा रहे हैं, जो जहाँ से इंपॉर्टेंट मिल जा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने अभी थोड़ा हर्ट रोक दिया आपका, हमने सोचा ये हार्मोन और ये एंजाइम्स ये सब बता दें, क्योंकि चुटर पुटर एक एक क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं पेपर में इनसे, और ये टॉपिक बहुत छोटे से होते नहीं है, लेकिन इनको बना सकते हैं हम लोग छोटा। तो यकृत पढ़ाया था, यकृत से बताया था कि यकृत में किसका फॉर्मेशन होता है, किसका निर्माण होता है, हमारे कौन से रस का निर्माण होता है, याद करो, पढ़ाया था हमने, कितना मेहनत से पढ़ाया था। हमने बताया था यकृत होता है, यकृत में बाइल जूस बनता है या पित्त रस बनता है, और अग्नाशय से निकलता है अग्नाशयी रस या पेनक्रियाटिक जूस। दो जूस फेमस है हमारी बॉडी में, एक बाइल जूस जो पेट में आता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों होता है, हमने बताया था आपको, क्यों, क्योंकि हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन होता है, और पेट में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, मैंने आपको बताया था कौन करता है, दो एंजाइम लिखाए थे मैंने आपको, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। प्रश्न आ जाएगा पेप्सिन कहाँ से निकलता है, तो क्या बताओगे, पेट में, आमाशय में, पेट का क्या नाम है, आमाशय, ठीक है। तो पेप्सिन हार्मोन कहता है कि मैं अम्लीय माध्यम में काम करूंगा, यानी प्रोटीन का पाचन सिर्फ कहाँ हो सकता है, अम्लीय माध्यम में, तो मजबूरी में पित्त रस का निर्माण करना पड़ा, और कौन करता है, यकृत करता है। और यकृत जब भोजन आता है पेट में, तो यकृत से बाइल जूस यकृत में बनता है, बनने के बाद कहाँ, एक टंकी छोटी सी लगी है जिसको बोलते हैं हम लोग पित्ताशय, गाल ब्लेडर बोलते हैं, और गाल ब्लेडर में जाके स्टोर हो जाता है। जब जब आप समोसा या भोजन कुछ भी खाते हो, तुरंत यहाँ से निकलता है कौन सा, बाइल जूस, और बाइल जूस जाके भोजन को पचाने का काम करता है, ठीक। तो उसी जगह पर सेक्रेटिन का आपका काम होता है, किसका, बाइल जूस के निर्माण में, लिख लो। पित्त रस के निर्माण में किस हार्मोन का काम होता है, यूज होता है, सेक्रेटिन। पित्त रस के निर्माण में, पित्त रस के निर्माण में काम करता है सेक्रेटिन, ठीक है। चलिए अब सुनो, हार्मोन पढ़ते हैं, तो हार्मोन हम लोग दो तरीके, देखिए बॉडी में दो तरीके से हम लोगों के यहाँ वर्क होता है। देखिए एक शब्द सुने होंगे आप लोग, पहले एक शब्द सुनो, एक शब्द सुने होंगे ग्लैंड, ग्लैंड का नाम सुने हो, नहीं सुने हो, ग्लैंड सुने हो, ग्लैंड या हिंदी में इसको ग्रंथि कहते हैं, सुने हो कि नहीं सुने हो। ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा ग्रंथि की परिभाषा क्या है, जिससे कोई लिक्विड निकले, नहीं समझे, ग्रंथ को एज ए टोटी समझ लो, अपने घर की टोटी, समझ गए, हर जगह है ना घर में, ऊपर से लेके नीचे तक, यूज के आधार पर, जहाँ जैसा प्रयोग है वहाँ, गार्डन में भी लगा रखे हो, बाहर बालकनी में भी लगा रखे हो, ऊपर छत पे भी लगा रखे हो, वॉश बेसिन में भी लगा रखे हो, किचन में भी लगा रखे हो, सब जगह लगी है ना। सबका काम अपना अलग अलग होता है, पानी का कि नहीं होता है भाई बताइए, होता है ना। पीने वाला प्यूरीफायर में लगा रखे हो, ऐसा तो है नहीं कि जाके वहाँ दूसरी जगह पानी पी लेते हो, प्यूरीफायर से गाड़ी धो लेते हो, ऐसा तो करते नहीं हो, ठीक। तो उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी भी हमारे घर की तरह है, और हर जगह एक एक टोटी लगी है, और टोटी से पानी निकलता है, वो हमारे विशेष यूज़ के लिए होता है, इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में भी भगवान ने बहुत सारी ग्लैंड लगा रखी, ग्लैंड को बोलते हैं टोटी, इसीलिए पढ़ते हो पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, पढ़ते हो ना। उसी तरीके से ये ग्लैंड जो होती हैं हमारे पूरे शरीर में भगवान ने फिट कर रखी है, और इन ग्लैंड से दो बूंद निकलते हैं, क्या निकलते हैं, दो बूंद, और इन्हीं बूंदों को बोलते हैं हम लोग हार्मोन्स, क्या बोलते हैं, हार्मोन्स, ठीक। अब ये ग्लैंड दो प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। तो दो प्रकार में कौन हो सकती है, एक होती है एक्सो और एक होती है एंडो। अधिकतर तुमने कभी कभी सिलेबस में टॉपिक में पढ़ा होगा एंडोक्राइन सिस्टम, सुने हो कि नहीं सुने हो, सुने हो कि नहीं सुने हो भाई, एंडोक्राइन सिस्टम यही होता है हार्मोन से संबंधित, ठीक। अब सुनो, एक्सो और एंडो का क्या फर्क होता है। एंडो का मतलब होता है जो हमारी ब्लड वेसल्स में आए हार्मोन, काहे में आए, ब्लड वेसल्स में, यानी धमनी और शिराओं में,
धमनी और शिरा, या इंग्लिश में लिखना चाहो ऑर्टरी और वेन। धमनी, पता है ना धमनी और शिराएं होती है हमारे शरीर में। धमनी और शिराओं में जो हार्मोन्स डायरेक्ट पहुंचते हैं, इनडायरेक्टली हम ब्लड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बताइए भाई। हम कहें कि जो हार्मोन हमारे ब्लड में रहते हैं, ब्लड में ट्रेवल करते हैं, ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन हार्मोन्स को हम एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन का एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो बाहर निकलते हैं, जैसे आप देखोगे हमारी लार ग्रंथि से लार निकलता है, वो हमारा एक्सोक्राइन। हमने क्या बोला था? ग्रंथि वो होती है जिससे, अब देखो अभी हम आपसे कहें कि एक ग्रंथि होती है लैक्राइमल ग्रंथि। कहाँ होती है लैक्राइमल ग्रंथि? बताओ लैक्राइमल ग्रंथि कहाँ होती है? ऐसे बहुत रट्टा मार लेते हो, आंसू निकलता है लैक्राइमल ग्लैंड से, आंसू निकलता है लैक्राइमल ग्लैंड से। बस यही होता है, रट्टाफिकेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब तक उसकी जरूरत होती तब तक तो हमारे दिमाग में बार बार पुनरावृत्ति करते रहो। लेकिन अगर सूझ और समझ से पढ़ना कोई चाहता ही नहीं है। कौन प्रयास करे कि डंडा उठाए, फिर वो रखे, फिर उसके ऊपर चढ़े, फिर केला प्राप्त करे? इतना कौन करे? कोई घंटी बजा दे, बस भोजन दे दे। पावलो बनना चाहते हो सब कोई कोहलर नहीं बनना चाहता। कोहलर बनोगे ना जिस दिन, उस दिन तुम स्थायी लर्निंग करोगे, लेकिन कोई नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया करो कि कोहलर की तरह पढ़ो, ठीक है? सूझ व अंतः दृष्टि की तरह। चलिए, इतनी बात हमारी समझ में आई। हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के हार्मोन की दो कैटेगरी बना सकते हैं ग्लैंड के आधार पर। हार्मोन कहाँ से निकलते हैं? हार्मोन कहाँ से निकलता है? सॉरी, एरो उल्टा हो गया। हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? ग्लैंड से। ग्लैंड कितने प्रकार की? दो प्रकार की। जैसे सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड की जो लार होती है, क्या वो खून में चली जाती है? नहीं ना, वो कहाँ आती है? हमारी जैसे ही भोजन डालते हैं, हमारी वक्कल कैविटी में लार आ जाती है। ऐसे होती हैं। ये देखो, यहाँ पर लार बनती है जैसे ही भोजन माउथ में डालते हो। जैसे ही भोजन माउथ में आता है, माउथ बना दे, ये नाक हो गई, ये माउथ हो गया, ठीक। जैसे ही माउथ में आता है, यहाँ से आ जाता है लार आ जाता है यहाँ से निकल के। लार यहाँ पर बनता है अंदर डक्ट में, और बनने के बाद बाहर निकलता है और भोजन में मिक्स होकर आपके भोजन को वो कर देता है। आप बहुत दुखी होते हो, आपकी आंखों में लैक्राइमल ग्लैंड होती है, वहाँ से निकलने लगता है। नहीं समझे? तो ग्लैंड दो प्रकार की, एक ग्लैंड जो डायरेक्ट हार्मोन्स को ब्लड में भेजे, वो लैक्राइमल ग्लैंड, ठीक। और हमने ग्लैंड की परिभाषा दी थी, जिनसे पानी निकले 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद, वो सब क्या होती है? ग्लैंड होती है। समझ गए? हर ग्लैंड से निकलने वाला 2 बूंद पानी हार्मोन नहीं होता। हार्मोन्स कहाँ बहते हैं? हमारे ब्लड में बहते हैं, ठीक। और ये जो होता है, ये भी ग्लैंड होती है, लेकिन ये ग्लैंड कैसी होती है? ब्लड में नहीं जाती, ये बाहर ही डाल देती है। जैसे यहाँ से आंसू बहने लगता है, तो क्या खून में चला गया? आंसू बाहर निकला ना एकदम। जो बॉडी के बाहर पानी बहती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं, या एक्सोग्लैंड सिस्टम हो गया। और ये कौन सा सिस्टम हो गया? एंडोक्राइन सिस्टम। इतनी बात समझ में आई? बात समझ रहे हो? वर्गीकरण बता रहे हैं। देखो, कभी भी कोई चीज़ बांटी जाती है तो क्यों बांटी गई है ये बताना जरूरी होता है, इसलिए हमने ये चीज़ बताई। रट्टाफिकेशन वाला पढ़ा नहीं पाएंगे और ना पढ़ पाओगे हमसे, तो इसलिए आपको बेसिक पढ़ लोगे तो घर में जाके 2-4 हार्मोन और ऐड कर लोगे जाके। एक अगर हम स्टोरी बना देंगे तो आप उसमें हार्मोन और इम्प्लीमेंट, हम आपको वो बताएंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आई समझ में? किसने खोज की थी पहले हार्मोन शब्द की? स्टार्लिंग ने। कौन सा हार्मोन था? सेक्रेटिन। क्या करता है? पित्तरस का। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पूछा जाता है। कहाँ होता है? यकृत में। स्टोर कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। पित्तरस का क्या काम होता है? आमाशय को क्षारीय बनाना कि अम्लीय बनाना? ले हमारे साथ ओवरराइट कर देते हो। हम क्षारीय बोले, हाँ बड़े प्रेम से बोल दियो क्षारीय होता है। अरे कुछ तो होश में रहो। अम्लीय बनाना, ठीक है? क्या बनाना? अम्लीय बनाना। देखो, आप लोग चाहे जिधर डाइवर्ट कर दो, आप लोग फ्लेक्सिबल हो। कुछ नहीं पता हमने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। आज जाके देख लेना हम क्या बोल रहे थे। हम आपको गलत मिसगाइड कर रहे थे, इधर से उधर देख रहे थे। आप लोग कितना घर में पढ़ लेते हो, ठीक। 1000 बार बताया, पित्तरस का काम क्या होता है? क्षारीय बनाना। क्षारीय बनाना और सिर्फ क्षारीय बनाना। हम जिधर मर्जी आए, देखो हमने एक बार आपको बोला क्षारीय तो बड़े प्रेम से बोलो, दोबारा फिर हम बोले आप पलट गए अपनी बात से। तो इसका मतलब ये है कि आपने घर में पढ़ाई नहीं की, और नहीं करी है तो ये खतरनाक है, ये डिजीज़ है, इसको सुधार लीजिए, नहीं दिक्कत कर जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलें हार्मोन पे। चलो, हार्मोन का छोटा मोटा रोल बता दिया आपको हमने। अब सुनो, हर हार्मोन का एक विशेष काम होता है, और वो हार्मोन अपनी जगह पर एक विशेष काम को वर्क करता है। सोच लो, हार्मोन अगर गड़बड़ा गए ना तो पूरा शरीर तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। कैसे? देखो,
हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, क्या है एंडोक्राइन सिस्टम? सुनो, हम लोग पढ़ेंगे कौन सी ग्लैंड, जो कौन से हार्मोन जो ब्लड में फ्लो करते हैं। ठीक, अब सुनो हार्मोन के बारे में। हार्मोन जो होता है वो कभी भी कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं करता। मेटाबॉलिक समझते हो? मेटाबॉलिज्म समझते हो? हमारे शरीर में जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो सब क्या हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन। समझ गए? और बहुत प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और उन्हीं के होने के बाद कुछ अवयव पदार्थ निकलते हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। उनको किडनी क्या करता है? फिल्टर करता है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन से बाहर कर देता है। अब हमारी बात समझ में आई कि अब भी नहीं समझ पाए? समझ गए? और इसमें फंक्शन कौन कौन करता है? लिवर करता है। लिवर पहले छोटे पोटे पदार्थ को हटाता है और तोड़ता है, खराब करता है, डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद वो कहाँ जाती है? किडनी में छान के बाहर फेंक दी जाती है। इतनी बात तो मैंने आपको बताई थी। उसी तरीके से हमारे हार्मोन्स भी जो होते हैं वो मेटाबॉलिक रिएक्शन तो कराते तो हैं लेकिन भाग नहीं लेते। कैसे कराते हैं अभी आगे समझ में आएगा। समझ गए? नहीं समझे? जैसे ऐसे समझ लो, एज ए मैसेंजर समझ लो इनको। पहली बात तो बूंदों को समझो तुम। इनका एक और नाम लिख सकते हो, केमिकल मैसेंजर। ठीक है, ये वो हैं कि युद्ध के लिए बताने तो जाते हैं लेकिन युद्ध में भाग नहीं लेते, या जिसको बताने के वो भी इनको युद्ध में विरोधी समझ के मार नहीं देता है। समझ गए बात को? ये ऐसे होते हैं, केमिकल नेचर के होते हैं कि ये हार्मोन्स 2 बूंद होते हैं और ये ब्लड में डायरेक्ट आते हैं। अब जैसे मान लो, सपोज करो कि ये हमारी ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब ये मान लो, सपोज करो, ठीक है, ये मान लो ये आपका क्या है? किडनी है, और ये मान लीजिए आपका यकृत है। ठीक, अब यकृत ने अपने 2 हार्मोन्स छोड़े। ठीक, और ये बताया कि जाके किडनी को बता दो कि हाँ हमने बहुत भारी मात्रा में अमोनिया का निर्माण किया है, बहुत भारी मात्रा में। ठीक, और हम यूरिया भी बना रहे हैं अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया से यूरिया कौन बनाता है? अरे बता दो भैया, यही पेपर में आ जाएगा। लिवर बनाता है, यकृत बनाता है, जिगर बनाता है। समझ गए? इतने नाम है उसके। ये अब ये इसको मैसेज भेदे, अब ये मैसेज जाएंगे ब्लड के माध्यम से, मैसेज जाएंगे कहाँ तक? किडनी तक, और किडनी तैयार हो जाएगी फिल्ट्रेशन के लिए। समझ गए बात को? ऐसा ही कुछ काम होता है पूरी बॉडी में हमारे इन केमिकल मैसेंजर का, जिनको बोलते हैं हम लोग हार्मोन। समझ में आई बात? ठीक। दूसरी बात, ये कभी भी क्रिया में काम नहीं लेते, ये ब्लड के माध्यम से जाएंगे, बताने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और किडनी के द्वारा बाहर फेंक दिए जाएंगे। समझ में आ गई बात? हार्मोन कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करता। हार्मोन कभी भी केमिकली आपके शरीर में नहीं घुलते मिलते। समझ गए? और सुनो, जिस हार्मोन का जिस जगह पर काम होता है वो हार्मोन वही काम करता है जाके, और कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे उसका जो काम होगा, अभी सारे काम एक एक करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि इस हार्मोन का क्या काम है। यही पूछा जाता है पेपर में कि फलाना हार्मोन काहे के लिए उत्तरदायी होता है, तो हार्मोन हमें तब उसके लिए पढ़ने हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? केमिकल मैसेंजर होते हैं जो पानी की तरह होते हैं और हमारे ब्लड में फ्लो करते हैं और एक विशेष काम को अंजाम देने के बाद चले जाते हैं, और इनका कोई भी रोल नहीं होता है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे एक एक हार्मोन। ठीक, एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं कि ग्लैंड्स कहाँ कहाँ हैं और उनसे कौन कौन से प्रमुख हार्मोन बाहर हमारे शरीर में निकलते हैं। चलिए, सबसे पहले तो लिखिएगा, सारी ग्रंथियाँ एक साथ नहीं लिखाऊंगा आपको, एक एक करके इंपॉर्टेंट लिखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रंथियाँ एक क्लास में खत्म हो नहीं पाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा। अच्छा सुनो, याद करो, हमने आपको बचपन में हार्मोन शुरू करने से पहले, ग्लैंड शुरू करने से पहले थोड़ी सी और भूमिका समझ लीजिए। हमने आपको एक बार ब्रेन पढ़ाया था, याद आ रहा है? एक बार बहुत पहले ब्रेन पढ़ाया था। नहीं पढ़ा है किसी ने? आप लोगों में ब्रेन किसी को मालूम है? ब्रेन के 3 भाग होते हैं, आगे पढ़ेंगे फिर से एक बार। ठीक है, ब्रेन के 3 भाग होते हैं। पहला होता है अग्र मस्तिष्क। कौन सा मस्तिष्क? अग्र मस्तिष्क, या इसी को फोर ब्रेन कहते हैं। कौन सा ब्रेन? लिखते चलना साथ साथ, कलम चलाते रहना, क्योंकि थ्योरी तो हम लिखाने का मौका मिलता नहीं है। ठीक है, तो आप अपना कलम हमारे तरह फ्लेक्सिबल हो जाओ, नोट करते रहना। ठीक है, फोर ब्रेन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा मध्य मस्तिष्क, या इसी को हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। कौन सा ब्रेन? मिड ब्रेन। तीसरा होता है हमारा हिंड ब्रेन, या इसी को पश्चिम मस्तिष्क भी बोलते हैं। पश्चिम मस्तिष्क, ये 3 ब्रेन होते हैं। ब्रेन का सिस्टम हम लोग जब पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन किसका हिस्सा है? ये भी पूछ लेता है कभी कभी परीक्षा में, और आपकी टीटी में पूछा गया रहा एक बार कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंग हैं, वहाँ लिखा था मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों कोई नहीं। ठीक है, तो दोनों होते हैं। ब्रेन किसका हिस्सा है? ब्रेन किसका हिस्सा है?
CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजें होती हैं, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन प्लस, जब ब्रेन पढ़ेंगे तब बताएंगे, ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड भी बताएंगे आपको। ठीक है, अभी फिलहाल इतना याद रखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से दो हिस्से होते हैं? दो होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल। हजारों बार पेपर में पूछा गया है। ठीक, सुनिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रेन, अभी स्पाइनल कॉर्ड नहीं पढ़ रहे हैं। ब्रेन के तीन हिस्से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब सुनिए, ब्रेन कुछ ऐसा होता है, ऐसे समझ लो, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए समझ लो, ठीक है, ऐसे होता है ब्रेन। ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ठीक, ये हो गया अग्र मस्तिष्क, ये हो गया मध्य मस्तिष्क, ये हो गया पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क में आपने पढ़ा होगा सेरेब्रम होता है। क्या होता है? सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। यही है गेस्टाल्टवादी विचारधारा। नहीं, मैं इतना थकने की हमें जरूरत नहीं, ना थकूं ना थकाऊं, सीधे लिख सकता हूं यहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड और सीधे बताऊंगा लिखो हार्मोन, काम खत्म। लेकिन हम आपको इतना इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम गलती से बोलें कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है तो क्या बताओगे? पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? जितने क्वेश्चन समेट सकता हूँ एक क्लास में समेटने का प्रयास करता हूँ आपके लिए। बताओ, पढ़ा रहा हूँ हार्मोन लेकिन बता रहा हूँ ब्रेन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइपोथैलेमस की जरूरत पड़ेगी और हाइपोथैलेमस प्रमुख हिस्सा होता है ब्रेन का। ब्रेन जानते नहीं, हाइपोथैलेमस जानते नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड को घुसा दो हाइपोथैलेमस में, पढ़ लो अंधा। हम आपको, जब हमें ब्रेन पढ़ाना ही है तो हम क्यों यहाँ पर शर्म करें बताने में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। समझ रहे हैं हमारी बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो इनको ये मान के लिख लो, काहे के लिए जरूरी हैं? नौकरी। अब तो पढ़ना पड़ेगा, अब कोई विकल्प है नहीं आपके पास। पढ़ो नहीं पढ़ो जैसी मर्जी हो आपकी, हमारा काम है आपको बताना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, जो सबसे आगे का ब्रेन होता है, हमने 50 बार ब्रेन इसी क्लास में पढ़ा है, कुछ लोगों ने पढ़ा लेकिन आज उत्तर नहीं आ रहा उनके पास से। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो घर में नहीं पढ़ते, दोबारा पढ़ोगे नहीं तो रिमूव हो जाएगा मेमोरी से। ठीक है, सबसे आगे होता है ये काल्पनिक ब्रेन है, ऐसा ब्रेन होता नहीं है, ब्रेन ऐसा होता है, आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ब्रेन बना रहता है। ठीक है, और ये होती है आपकी क्या? हाइपोथैलेमस, और ये घुसी रहती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे होती है, ऐसे बना रहता है किताबों में, लेकिन हम ऐसा नहीं बना रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे होता है सेरेब्रम। तीन भाग अब तक पढ़े होंगे, कक्षा 1 से 2, 3, 4 से पढ़ाया जा रहा है। सेरेब्रम, सेरेब्लेनम, मेडुला, तीन हिस्से होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा हिस्सा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए, ब्रेन का ये जो बीच वाला भाग होता है, ये जो अग्र भाग होता है, अग्र भाग का हिस्सा होता है हाइपो, लिख लेना, लिख लो यहाँ बगल में लिख लो। फोर ब्रेन में क्या क्या होता है, जब हम मस्तिष्क पढ़ाएंगे तब बताएंगे। फोर ब्रेन में क्या होता है? सेरेब्रम होता है प्लस हाइपोथैलेमस होता है। ठीक, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस होता है, फोर ब्रेन का हिस्सा होता है। ठीक, अग्र मस्तिष्क सबसे आगे वाला मस्तिष्क, और सबसे पीछे क्या होता है? बीच में क्या होता है? मध्य मस्तिष्क। सबसे पीछे यहाँ पर क्या होता है? ये हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, इसी में होता है मेडुला। ठीक है, क्या होता है? लिखना चाहना लिख लेना, मेडुला। ठीक है, मेडुला। मान लो आ जाए पेपर में मेडुला कौन से मस्तिष्क का हिस्सा है, बच्चों वाले क्वेश्चन आपके हम यही आएंगे, तो मेडुला नहीं बता पाओगे तब बच्चों वाला क्वेश्चन। ठीक है, हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में। ठीक है, मध्य मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? मैं जब समय आएगा तब बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा धैर्य रखो। ठीक, ब्रेन नहीं पढ़ रहे हैं, हमको चलना है हार्मोन पे। तो जो हाइपोथैलेमस होता है, इसी के अंदर घुसी होती है हमारी सबसे प्यारी और सबसे पहली ग्रंथि या जो ग्लैंड, या इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इससे जो दो बूंद निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे? हमारी ब्लड वेसल्स में जाएंगे। इसीलिए ये कैसी ग्रंथि कहलाएगी? एंडोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। लिख लो, हाइपोथैलेमस में घुसी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये ग्लैंड का क्या नाम है? कौन बताएगा? पीयूष ग्रंथि। हम बताओ आपके लिए इतना थके कि नहीं थके? किसके लिए थके? आपके लिए थके, क्योंकि उनके लिए जिनका विषय नहीं है ये विज्ञान, जिन्होंने विज्ञान अब तक नहीं पढ़ी है, उनको भी हमारी बात समझ में आ जाएगी। हम हाइपोथैलेमस उठा कहाँ से लाए, पता तो होना चाहिए हाइपोथैलेमस कहाँ का हिस्सा है। ठीक है, आपके पेपर में कहो लेवल इतना अच्छा है कि खाली इतना पूछ लेगा, भैया हाइपोथैलेमस किस अंग से संबंधित है? वहाँ लिवर, किडनी, फेफड़ा, अग्नाशय और ब्रेन दे देगा। ये भी ना मार पाए तो फिर काम खत्म तुम्हारा। ठीक, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, कौन सी ग्लैंड घुसी होती है हाइपोथैलेमस में? पहली ग्लैंड।
इसका नाम होता है या पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, TARTY, PIUT, पिट्यूटरी, TARTY, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। या इंग्लिश में या हिंदी में इसको लिख सकते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को एक और नाम से आप लोग जानते हो, इसका नाम होता है मास्टर ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि, लिख लो। मास्टर ग्लैंड के नाम से कौन सी ग्लैंड जानी जाती है? पीयूष ग्रंथि, ठीक। और पीयूष ग्रंथि कहाँ स्टोर होती है? हमारी खोपड़ी में, इसीलिए कहते हैं पीछे वाले हिस्से पे जोर से नहीं मारना चाहिए। यहाँ पर होता है मेडुला, और मेडुला आपकी बॉडी के पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, हृदय परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, सारे तंत्र को कंट्रोल करने वाला भाग होता है मेडुला। इसीलिए यहाँ छोटा दिमाग माना जाता है। यहाँ पर किसी को जोर से मार दोगे तो मेडुला डिस्टर्ब होगा, और मेडुला डिस्टर्ब होगा तो आपकी हार्ट रेट और दुनिया की चीज़ें सब सारी गतिविधियाँ आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी, अनियंत्रित हो जाएगी। आप वेंटिलेटर पे जाओगे, कुछ दिन बाद डिस्ट्रॉय हो जाओगे। आपने देखा हो क्रिकेटर था फिलिप ह्यूज, उसको बॉल लग गई थी यहाँ पे कुछ दिन पहले, इस जगह लगी थी, मेडुला डिस्टर्ब हो गया, सारी चीज़ें अनियंत्रित हो गई, लास्ट में कार्डियक रेस्पिरेटरी फेल हो गया, हार्ट अटैक, क्योंकि हार्ट रेट सही से काम करेगा नहीं, धीरे धीरे पल्स गिरेगी, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल होगा, सब कुछ। मैंने कहा ना, खून सही से नहीं दौड़ेगा तो काम खत्म तुम्हारा, ऊर्जा बनेगी नहीं, ब्रेन कहेगा और लाओ, धीरे धीरे पता चला। आप सपोज करो कि यहाँ पर पानी की, यहाँ पर ऊर्जा की ज़रूरत है। अब तुम कोई भी चीज़ मार, खूब कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, खूब मोटापा बढ़ा रहे हो, खूब खा रहे हो। अब पता लगा यहाँ की जो आपकी जो धमनी है या जो पाइपलाइन है ब्लड ले जाती है, वो ब्लॉक हो गई। सपोज करो ब्लॉक होने कितना बड़ा, अब जब ब्लॉक हो जाएगी तो यहाँ से ऊर्जा जाएगी नहीं, जब यहाँ से ऊर्जा जाएगी नहीं तो यहाँ के हिस्से में छोटी छोटी जो पाइप बटी, क्या उनमें पानी जाएगा? नहीं जाएगा। वो कोशिका में अपना ऊर्जा पहुँचा पाएंगी नहीं, ऑक्सीजन जाएगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड गतिविधि बंद हो जाएगी। धीरे धीरे ये सब कोशिका आपकी मरने लगेंगी, मरने के बाद सड़ जाएंगी, और सड़ने के बाद इसमें मवाद बन जाएगा, मवाद बनने के बाद काट दिया जाएगा। समझ में आई बात? कुछ समझ में आ रहा पल्ले? सड़न, इसीलिए तो आदमी मरने के बाद सड़ने लगता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद, थोड़ी देर बाद बॉडी गंदाने लगती है, काम खत्म इंसान का। समझ रहे हो? इसीलिए भगवान ने ब्लड में कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं डाला जो ब्लॉक करे, लेकिन हम लोग ऐसा खा के उसको ब्लॉक कर लेते हैं, जानबूझ के ब्लॉक कर लेते हैं, और बाद में छर्रे डलवाते फिरते हैं हार्ट में कि यहाँ छल्ला डाल दो एक तो हमारे ब्लॉकेज हो गया है। जो काहे लिए, किसने कहा था इतना उल्टा सीधा खाने के लिए कि खाओ, ग्लाइकोजन भी कन्वर्ट ना कर पाए, ग्लाइकोजन भी ना बने, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाए, बाद में डॉक्टर बताया आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, कम करो। और नहीं कोलेस्ट्रॉल कम करोगे तो सीधे वो ब्लॉक धमनी में जम जाएगा। हार्ट की धमनी छोटी छोटी पाइपलाइंस होती हैं, उन्हीं में जाके जम जाता है। जमने के बाद क्या होता है? खून निकल नहीं पाता है बाहर, पहले हल्का सा जमता है तो पहला अटैक, थोड़ा और जमा, दूसरा अटैक, तीसरा जमा तो टाई फेस। समझ में आई? यही होता है आपका हार्ट अटैक, और कुछ नहीं होता। चलिए मास्टर ग्लैंड की बात करें तो मास्टर ग्लैंड, अब सुनो, अब एक बात और सुनो, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? ये प्रश्न पूछा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस। याद रखना, मैं बता रहा हूँ, किसी से पूछ लेना, जल्दी बता नहीं पाएगा तुमको, उससे एक एक शर्त लग लेना, उससे तुम पूछ लेना मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स किसे कहते हैं। बता ले जाए तो जिसमें जानवर खाता है उसमें खिला देना। अब जिसने पढ़ा है वही बता सकता है, अरे गहरे लोग नहीं बता सकते। यही क्वेश्चन फर्क डिफरेंट करता है कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं। नौकरी जो पाते हैं उन्हें पता होता है हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इसीलिए तेरे से हाइपोथैलेमस चिल्ला रहा हूँ कि आपको याद हो जाए किसी भी कंडीशन में, ठीक है? अब मत भूलना। तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? हाइपोथैलेमस। सोच लो, हाइपोथैलेमस 2 बूंद निकालता है, वो जाके पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं कि आप हार्मोन्स निकालो, और हार्मोन्स निकलने के बाद जाते हैं अन्य बॉडी के अंगों को बोलते हैं कि आप ये काम करो। देखो, एक चाबी ऐसी होती है जो सबसे सारे ताले खोल देती है, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि इससे निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हम पढ़ेंगे, जितने भी हार्मोन्स, आज हम इन्हीं के हार्मोन्स केवल पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि के, ठीक है? जितने भी हार्मोन्स हम पढ़ेंगे लगातार बैक टू बैक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक? और उतने ही पढ़ेंगे जो परीक्षा में आते हैं। तो वो जितने भी हार्मोन्स होंगे उन हार्मोन को घोल के पी लेना, और उसके बाद फिर आपको और पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक? चलिए, तो हेडिंग डालिएगा पीयूष ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन और सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन, ठीक? क्या उन होते हैं जरा सुनो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना। सबसे पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला
सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, सुनिए, एक हार्मोन होता है, देखिए पीयूष ग्रंथि इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मास्टर ग्लैंड कही जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के बहुत सारे काम हैं अपने अपने अंगों के, और वो तब तक काम नहीं करेंगे जब तक इनको कोई मैसेज नहीं भेजेगा। इसलिए ब्रेन को राजा कहा जाता है। हाइपोथैलेमस नहीं होता तो अपने हाइपोथैलेमस समझ लो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब मनोविज्ञान के तौर पे हाइपोथैलेमस बताएं तुम्हें क्या है? प्रेम, क्रोध, ईर्षा, कल्पना करना कि मैं ऋतिक रोशन होता तो क्या होता, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं तो क्या हो जाएगा, कल्पना करना, बैठे बैठे कहीं और चले जाना, सपना देखना, सपने में पता चला आपका स्वयंवर हो रहा है, या पता चला सपने में कुछ भी सोचो, जो है ये जो कुछ होता है ना, ये सब साइंस बोलता है, इसको हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, और मनोविज्ञान में इसको हम लोग भावात्मक पक्ष बोलते हैं। समझ गए बात को? तो हाइपोथैलेमस का नाम ही हाइपो का मतलब है, इंग्लिश में हाइपो का मतलब क्या होता है? कल्पना। समझ गए? क्रिएट करना कोई भी जो। और सुनो, हाइपोथैलेमस ऐसा काम करता है जिसका कोई सबूत नहीं होता, ये भी आप याद रख सकते। हाइपोथैलेमस जहाँ लिखो लिख लेना, काम तो होगा लेकिन सबूत। अच्छा बताओ, किसी को भूख लगी, कोई सबूत है? कोई अंदर से गुस्सा है, किसी का सबूत है? कोई अंदर से बैठे बैठे मॉल में घुस चुका है, सबूत है? कोई अंदर ही अंदर हमको सुना रहा है कि पता नहीं कहाँ है, बकबका रहे हैं, कहाँ है, पढ़ा रहे हैं, सबूत है? दैट इज हाइपोथैलेमस। ये काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस कर रहा है। जिस चीज़ का सबूत नहीं होता वही काम करता है हाइपोथैलेमस। समझ गए? इतना इंपॉर्टेंट अंग है हमारी बॉडी का। चलिए, जब ब्रेन पढ़ाएंगे तो हाइपोथैलेमस को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पीयूष ग्रंथि का पहला हार्मोन सुनिए, पहला हार्मोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन या STH, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ट्रोपिन शब्द अगर कहीं दिख जाए तो बायोलॉजी में समझ लेना एक्टिविटी कराएगा। क्या कराएगा? एक्टिविटी कराएगा। चलो लिख लो, इसी को बोलते हैं STH, पहला हार्मोन है ये बॉडी का आपके। STH या इसी को GT हार्मोन भी, ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, GH। आप लोग फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। सोमैटोट्रोपिन नाम इसलिए भैया रखा गया है क्योंकि जो हमारे शरीर की जो सेल्स होती हैं, जो बनी है, जिनसे हमारा शरीर का निर्माण हुआ, इसको सोमैटो सेल्स बोलते हैं। कौन सी सेल्स? सोमैटो। इसीलिए हमारे शरीर की सेल्स जब बढ़ेंगी तो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक, और ग्रोथ हार्मोन तो पता ही है, हमारा ग्रोथ हो रहा है, हम बड़े हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? पहले इतने बड़े थे, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े हुए, फिर इतने बड़े, आज इतने बड़े हो गए, कल को और बड़े हो जाएंगे। तो ये किसका काम होता है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। और ये हार्मोन हमारे शरीर में क्या करता है? वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अब सुनो हमारी बात, पूछा जाता है पेपर में कि वो कौन सा हार्मोन है जो हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। वहाँ बहुत सारे हार्मोन्स लिख दिए जाएंगे, आपको पहचानना रहेगा STH या ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब सुनो, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा निकल गया, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा निकल गया तो जी जाइंटिज्म हो जाएगा। ठीक है, आपका सर अत्यधिक बड़ा हो जाएगा, उंगलियां फूल के गुब्बारा टाइप में हो जाएंगी, हाथ लंबे चौड़े हो जाएंगे, चेहरा कहो ऐसे खिंच जाए। खली देखो, खली इसका उदाहरण है। समझ गए? तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा निकला शरीर में तो भी दिक्कत, कम निकला तो भी दिक्कत। मैंने आपको कहा था, बायोलॉजी 1000 बार बता चुका हूँ, बायोलॉजी में हर चीज़ न ज़रूरत से ज़्यादा न ज़रूरत से कम, हर चीज़ कैसी होनी है? ठीक ठाक होनी चाहिए, एवरेज होनी चाहिए। ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत, कम हो गया तो। और अगर ये कम हो गया तो राजपाल यादव बन जाओगे, फिर सर्कस में जाना पड़ेगा आपको। सर्कस गए हो कभी? समझ रहे हो ना बात को, हमारी भावनाओं को? तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट रोल है हार्मोन का। और ये कंट्रोल कौन करेगा? पीयूष ग्रंथि निकालेगा। और ये नहीं है कि ये निकलते रहते हैं, ये निकलते रहते हैं, इनको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कर लेता है। मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड है, समझ गए? इसका भी पिता, समझ लो। तो लिख लो, इधर लिखना चाहो डॉर्फिज्म, ये इसी को साइंस में नैनिज्म बोलते हैं, बौनापन को बौना, और साइंटिफिक में बीमारी का नाम होता है नैनिज्म। लिखना चाहो लिख लो, या हिंदी में लिख लो नैनिज्म। ठीक है, जी जाइंटिज्म बोलते हैं, जी जाइंटिज्म। अगर जरूर ज्यादा निकल गया, आप दानव जैसे दिखोगे। जाइंट्स का मतलब क्या होता है? दानव लगोगे और क्या, लंबे चौड़े से बिल्कुल विशाल का है। जाइंट्स सुने हो कि नहीं सुने हो? मॉन्स्टर, जाइंट्स नाम नहीं सुने? सब सुने होंगे बच्चों के मुंह से। ठीक है, और नैनिज्म हो जाता है, नैनिज्म। ठीक है, कम निकलेगा तो बौने हो जाओगे। लिख लो, यहाँ बड़े हो जाओगे, यहाँ छोटे हो जाओगे, बस इतना लिख लो और कुछ नहीं। ठीक, पता होना चाहिए STH हार्मोन का काम क्या होता है। ठीक,
चलिए, पीयूष ग्रंथि से निकलता है, पीयूष ग्रंथि इसको कंट्रोल करती है। मिटा दें इसको, तो आपकी बॉडी की ग्रोथ किस हार्मोन पर डिपेंड होती है? सोमैटोट्रोपिन। लिख पाए थे कि नहीं लिख पाए थे? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन लिख लिए रहो, मिटा दें। चलिए अगला हार्मोन लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला हार्मोन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, अब सुनो, हमारे शरीर में गोनैड्स पाई जाती हैं। गोनैड्स का मतलब समझते हो? गोनैड्स का मतलब जनन ग्रंथियां। गोनैड्स मतलब जनन ग्रंथियां। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं, मेल में अलग होती हैं, फीमेल में अलग हो। जैसे बना रहा हूँ ऐसे बनाते चलोगे तो तुमको पढ़ने में आराम होगा। ठीक है, समझ में भी आएगा। मेल में पाया जाता है क्या? टेस्टिस। ठीक है, और फीमेल में पाई जाती हैं ओवरी या। ठीक है, टेस्टिस से स्पर्म का निर्माण होता है और ओवरी से ओवम का निर्माण होता है, अंडाणु का और शुक्राणु। हिंदी में इसको शुक्राणु लिख सकते हो, इसको अंडाणु लिख सकते हो। ठीक है, ओवरी से ओवम और टेस्टिस से स्पर्म। ठीक, अब यहीं से मैं 3 क्वेश्चन घसीट लूंगा इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में लगातार बैक टू बैक पूछे जाते हैं, आने ही आने हैं पेपर में। उनका वो भी हो सकता है आपकी सुपर टेट में आ जाए, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हम उतना ही साइंस पढ़ा भी नहीं, क्योंकि वैसे भी हम जान रहे हैं यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत वो है क्या वो हैं, बहुत सा डाइवर्सिटी है इस क्लास में, जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई मार हरा भरा पौधा है साइंस का, तो कोई बिल्कुल सूखा हुआ पौधा है, किसी में जाने नहीं है साइंस की। इतनी डाइवर्सिटी जैव विविधता में मुझे विज्ञान पढ़ानी है, तो मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में आते हैं प्रश्न। डायरेक्ट पढ़ो। देखो, अब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो होते हैं भाई साहब, ये 2 प्रकार के निकलते हैं। पहली तो पीयूष ग्रंथि से 2 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 जो होता है वो निकलता है फीमेल्स में, जिसको बोलते हैं हम लोग LH हार्मोन, ल्यूटीजाइंग हार्मोन। लिख लो भैया इसका नाम, ल्यूटीजाइंग हार्मोन। जरूरत नहीं है, इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो तो हिंदी में लिख लो, ल्यूटीजाइंग हार्मोन। ल्यूटीजाइंग हार्मोन, इसका नाम होता है ल्यूटीजाइंग हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन? ल्यूटीजाइंग हार्मोन। अब सुनो, मेल्स में निकलता है FSH। कौन सा SH? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थोड़ा जल्दी करिएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, फॉलिकल स्टिमुलेट मतलब स्टिमुलेट करना, उत्तेजित करने वाला हार्मोन। सुनो, टेस्टिस में फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं, जिनको ये हार्मोन कहता है कि एक्टिव करो, तो टेस्टिस एक्टिव होता है और एक्टिव होने के बाद स्पर्म बना देता है। ठीक, उधर फीमेल में पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निकलता है, और गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोले चाहे LH और FSH बोले, कोई दिक्कत किसी को नहीं? समझे बात को? हम कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन निकलता है और वो ओवरी को जाके बोलता है ओवम निकालो, और ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन टेस्टिस को जाके बोलता है स्पर्म निकालो। इतनी बात समझ में आई? तो ये एक विशेष हार्मोन होता है जो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, और ये जाके हमारी मेल और फीमेल ऑर्गन्स को, गोनेडोट्रोपिक ऑर्गन्स को, गोनेड ऑर्गन्स हैं, इनको कहता है कि आप स्पर्म और ओवम निकालो, लेकिन ये ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक, तो कभी कभी सीधे पूछता है कि ओवरी को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है कि ओवरी निकालो, तो वहाँ पर कभी कभी LH होता है, तो वहाँ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है? ये तो बच्चा भी रटे रिक्शा वाला भी जानता है कि टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन और उसमें एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, अब आप अभी कंफ्यूज मत हो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? अब सुनो, जब ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन यानी LH उर्फ FSH, ठीक है, अब तो कंफ्यूज नहीं हो। ठीक, ये 3 नाम हैं, इनमें से कोई भी कहाँ कहाँ काम करता है। जब ये यहाँ पर पहुँचता है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन,
तब गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोलता है टेस्टिस को कि भाई साहब अब स्पर्म निकालिए, तो टेस्टिस कहता है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा, आपको किसी और को आदेश करना पड़ेगा। तब ये आदेश करता है किसको? इसका नाम होता है टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, टेस्टेस्टेरोन को कहता है। तो टेस्टेस्टेरोन भी क्या है? हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। लिख लेना टेस्टेस्टेरोन के आगे हार्मोन, टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन टेस्टेस्टेरोन। मान लो पेपर में आ जाए कि टेस्टिस से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टेस्टेरोन। ठीक है, जो किसको फॉर्मेट करता है? स्पर्म को। अब सुनो, ज्यादा जोर से ज्यादा स्पर्म फॉर्मेशन होने लगा तो फिर पीयूष ग्रंथि आदेश भेजती है कि अब भैया रुक जाओ, अब रुक जाओ। और ये रोकने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ में आई बात? जरूरत से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन निकलता रहा तो आदमी तो मर जाएगा कुछ दिन बाद खिंच के। ठीक, तो हाइपोथैलेमस बोलता है बेटा अब रुक जाओ। इस गोनेडोट्रोपिन बार बार आ रहा है, बार बार टेस्टिस जो है टेस्टोस्टेरोन निकाल रहा है, बार बार स्पर्म का निर्माण हो रहा है, बार बार इधर से LH आ रहा है, इधर से ओवरी को स्टिमुलेट कर रहा है। ओवरी अपने पास से एक हार्मोन निकाली, इसको बोलते हैं क्या? एस्ट्रोजन, या इसी को बोलते हैं क्या? प्रोजेस्ट्रॉन। दो नाम से जाना जाता है, प्रोजेस्ट्रॉन। ज़्यादातर पेपर में आपको प्रोजेस्ट्रॉन ही मिलता है। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन। अब प्रोजेस्ट्रॉन बार बार निकल रहा है, बार बार ओवम का निर्माण हो रहा है, ये भी तो शरीर के लिए घातक है। घातक है कि नहीं घातक? तो इसको भी कंट्रोल कौन करेगा? बोलेगा हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन को कि बेटा रुक जाओ। जब ये रुक जाएगा तो एस्ट्रोजन निकलेगा नहीं, प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा नहीं। जब प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन निकलेंगे नहीं तो ओवरी का निर्माण होगा नहीं, और जब ओवरी का निर्माण होगा नहीं तो आगे की प्रक्रिया रुक जाएगी। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, अगर ये क्रियाएं बंद हो जाएंगी तो ना हमारे बाबा आते, ना हमारे माता पिता आते, और ना हम आते, और ना आगे कोई आएगा। कौन कंट्रोल कर रहा है? पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड हुई। और इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड हुई। क्लियर इतनी बात? अब समझ में आया हार्मोन का क्या काम है? तुरंत जहाँ अब पता चला कहीं टेस्टिस, कहीं स्पर्म और ओवम, कहीं अब हमको एक भ्रूण, भगवान का साइंस देखो, भ्रूण बनाना है। भ्रूण बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले समझ गए, चाउमीन बनाना है तो क्या होना चाहिए? मैगी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सलाद होना चाहिए, प्याज टमाटर। तो प्याज टमाटर कहाँ से आएगा? सब ये देंगे। समझ में आई बात? याद रखोगे। फीमेल्स में कौन सा हार्मोन निकलता है? हाँ, LH या ये तीनों हार्मोन लिख लो। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ भी मिल जाए, कहीं भी मिल जाए। अच्छा, मान लो अगर पेपर में आ जाए कि वो निम्नलिखित में से फीमेल्स में स्त्रावित होने वाला गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कौन सा है, तो क्या बताओगे? LH। समझ गए? और बोलेगा कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? सॉरी, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? अरे ये भैया हाथ यहाँ रख दो तो यही होगा। मुंह से क्या बोल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं। सुनो तो हम क्या कह रहे हैं। हम यहाँ उंगली रखे हैं तो इतना भरोसा मत करो, अंधा भरोसा नहीं किया जाता। समझ में आई? मेरा फैक्ट समझ में आ गया? नोट बना लिया? ठीक, आगे बढ़ो जल्दी, इसको मिटा दो। ये भी एक और हो गया आपको, गोनेडोट्रोपिक हो गया। ठीक, चलिए अब सोचो, भगवान ने सोचा कि चलो हमने एक हार्मोन बना दिया कि हमारा मनुष्य बनेगा, आगे चल के प्रजनन की क्रियाएं हो पाएंगी, क्योंकि स्पर्म ओवम नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा। कहाँ नहीं जाइगोट बनेगा? हम लोगों की मम्मी के कहाँ? यूट्रस में। यूट्रस में जाइगोट नहीं बनेगा, और जाइगोट नहीं बनेगा तो उसका विखंडन नहीं होगा, विखंडन नहीं होगा तो भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं होगा तो स्पीसीज रुक जाएगी, बायोलॉजी रुक जाएगी। समझ गए? बायोलॉजी चलती रहे, इसलिए भगवान ने ये हार्मोन बनाया। आगे चलो, अगला हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टिन, बताओ इस हार्मोन का क्या काम है? जो सृजनशील बच्चे होंगे वो बता देंगे, और जो सृजनशील नहीं होंगे वो कभी नहीं बता पाएंगे। तो आपको सृजनशील बनना है, जल्दी बताइए। बस 2 हार्मोन और हैं, इसके बाद फिर हम छोड़ देंगे। बताइए। और जितने बता रहा हूँ, हार्मोन उंगली पे नाचना चाहिए, लिवर उंगली पे नाचना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? जितना भी मैंने अब तक, ब्लड उंगली पे नाचना चाहिए। चुटर पुटर टॉपिक वही बता रहा हूँ जो पेपर में आएंगे, और नहीं पूरी साइंस पढ़ाऊंगा ना तो भाग जाओगे साइंस पढ़ के। हम आप सिर्फ यहाँ पर इसलिए मिले हैं कि आपके विज्ञान के क्वेश्चन लग जाएं, बस भैया। और हमको कुछ ज्ञानी नहीं बनना है, PhD नहीं करना है यहाँ पे। हमारा सुपर टेट का एग्ज़ाम निकल जाए बस किसी तरीके से, समझ रहे हैं? तो हम सिर्फ यहाँ पर अवेलेबल इसलिए हैं, और आपको वही चीज़ें बताते चल रहे हैं जो आती हैं पेपर में। ठीक, अपने अनुभव के आधार पर।
प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम है भैया, कौन बताएगा आप लोगों में से? लेक्टिन शब्द रटते हो, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोजन, यहाँ भी लैक्टो दिख रहा है, तो किससे संबंधित होगा? मिल्क से संबंधित होगा। लैक्टोजन कहाँ पाया जाता है? मिल्क में पाया जाता है। वो कौन सा बैक्टीरिया है जो दूध को दही में बदलता है? लैक्टोबैसिलस। रटते हो कि नहीं रटते हो? तो यहाँ पे भी लैक्टो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो बस समझ जाओ काहे के लिए इंपॉर्टेंट होता है? दूध के लिए। किसके लिए? अब देखो भगवान जी को चिंता थी कि हम बच्चा बना रहे हैं छोटा सा अपना नवजात शिशु, हमारा एक विज्ञान है। अब कल को ये जाएगा तो ये भूखा रहेगा, इसके ऑर्गन इतने मजबूत तो है नहीं कि जाते इसको मोमोज और चाउमीन और डोसा खिला दिया जाए, ठीक? तो इसको कैसे जिंदा रखना? तो भगवान ने सोचा यार बड़ी टेंशन है, तभी तो भगवान ने एक स्पेशल कैटेगरी का हार्मोन बनाया जिसका नाम था प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये करता है फॉर्मेशन। क्या करता है? फॉर्मेशन। ठीक है, अब सुन लो भगवान को कितनी चिंता है हमारी। हम माँ के गर्भ में आते नहीं है कि 6 महीने पहले ही वो प्रोलैक्टिन हार्मोन से दूध बनवा देते हैं। कितनी चिंता है उनको हमारी, सोच लीजिए आप। और फिर भी हम लोग इतना दिमाग लगाते हैं, अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए आपकी सारी व्यवस्था ऊपर वाले ने पहले से कर रखी है। सोचिए कितनी चिंता है उसको एडवांस में मिल्क फॉर्मेशन का। और फिर भी उनको चिंता है कि मान लो लास्ट में कहीं अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन गड़बड़ा गया और लास्ट में अगर बेबी बाहर आ गया और बेबी को फिर भी दूध की जरूरत, तब कौन आएगा? तब भगवान ने दूसरा हार्मोन उठाया जिसका नाम था ऑक्सीटोसिन, एक और बाप हार्मोन। ये फाइनल मतलब अटेंडम, मान लो 12 गेंदों पे 100 रन की जरूरत है, तब ये मारेगा छक्का धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। मिल्क फॉर्मेशन जिसको भैंसी में हम लोग लगा देते, कितने बड़े हम लोग जानवर हो चुके हैं, ये सबूत मिल रहा है। इस हार्मोन का कितना बड़ा दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं आपको पता होगा। इस चीज़ के बारे में आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर में सुनते होंगे। और इसी तरह एक दिन जो है हम लोगों की क्या है, पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। भैंसी में रात में लगा देते हैं, सुबह फालतू का दूध मिलता रहता है, ग्रोथ करता है, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन करा देता है। ये हार्मोन इसलिए बनाया था भगवान ने, भगवान जी को चिंता थी एक तो बच्चे की, दूसरी उसकी माँ की, दोनों की चिंता थी। इस हार्मोन को स्पेशली बनाया था उन्होंने कि ये मसल्स को स्ट्रेच कर देता है। जरा सी मोच आ जाती है तो खड़े नहीं हो पाते हो आप, जरा सी मोच आ जाती है तो खड़े हो सकते हो? पेन झेल सकते हो? नहीं झेल सकते हो, पता है? और माँ को कितना झेलना पड़ता है पता है? उसके 80 गुना दर्द झेलना पड़ता है प्रसूति के टाइम, डिलीवरी के टाइम। इसीलिए कहा जाता है माएँ जो होती हैं वो सारा दर्द सहन कर लेती हैं, चाहे जितना कोई दर्द दे उनको। समझ रहे हैं? इसीलिए माताओं का कभी भी दिल, माता हो या पिता हो, किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माएँ पेट में 9 महीने पालती हैं और पिता जो होते हैं सारी जिंदगी तुमको अपनी खोपड़ी में पालते हैं। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए कह रहा हूं आपको कि कभी भी माता और पिता का दिल मत दुखाइएगा। ये दोनों व्यक्ति दोबारा जीवन में आपको कभी भी कहीं भी मिल नहीं सकते। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए स्पेशल हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। और अक्सर पूछा जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, आज का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, लेकिन लोग इसे नहीं समझ पाते, नहीं लगा पाते। हमेशा दूध के फॉर्मेशन, दूध को बनाने का काम कौन करता है? 6 महीने पूर्व ही प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक? और समय पर उसको बाहर निकालना है, ये करता है ऑक्सीटोसिन। और माया देखो कितनी अच्छी है भगवान की, ये समझ सकते होंगे, ये समझने वाली चीज़ें, सब साइंटिफिक है। और सुनो, फॉर्मेशन हो जाता है लेकिन ये मिल्क बाहर नहीं आ सकता, और ये तभी आएगा जब भ्रूण बाहर आएगा, अदरवाइज नहीं आ सकता। ये है भगवान का साइंस, इस पर कोई किसी का जोर नहीं है। इसी तरह हर्ट पे, यहाँ पर साइनोआर्टिकुलर नोड है, उस पर करंट एक वाईफाई से आ रहा है। जिस दिन वो बंद हो जाएगा उस दिन एवी नोड और पुरकुंजे फाइबर, चाहे जितना तुम हिला लो करंट दे दे के, वेंटिलेटर पे तुम बैठा दो, उसी में करंट भोंक दो, तो अपना आर्टिफिशियल करंट दिए रहो, वो कूदा करेगा, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा, बीपी पल्स चलती रहेंगी। जैसे हटा लिया जाएगा आदमी बाहर आ जाएगा, मृत घोषित कर दिया जाएगा। 2-4-10 लाख रुपया रात भर का बन जाएगा। तो सुबेरे क्या मतलब, अभी रात में 10 बजे इनको डेड घोषित किया जाए, रात में 4 बजे डेड घोषित किया जाएगा, एक दिन का 50,000 और आ जाएगा वेंटिलेटर का। घर वाले तो वैसे भी सोचेंगे अरे अभी तो हमारे जिंदा है, जिंदा है। समझ रहे हो ना बात को? एक बार वेंटिलेटर पहुंचने के बाद 99.9% चांसेस होते हैं कि आदमी बचेगा नहीं। समझ गए बात को? चलिए, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन समझ गए हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम होता है दुग्ध का निर्माण करना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दुग्ध के निर्माण में कौन उत्तरदायी होता है? तो वहां पर दोनों होते हैं, फिर कौन सा लगाओगे? प्रोलैक्टिन। और दुग्ध को सेक्रीट कराने, सेक्रीशन का काम होता है किसका? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन पता है ना आपको, मसल्स, और इसीलिए इसको बनाया कि जब प्रसूति होगी तो उस समय क्या होगा कि मसल्स अपने आप स्ट्रेच हो जाएंगी, और चाहे जितना स्ट्रेच हो कोई दर्द नहीं होने देगा। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, आज के ज़माने में ऑक्सीटोसिन हार्मोन नहीं निकला, और यदि अगर निकल भी जाता है तो आजकल का खिलाई पिलाई ऐसा है कि आदमी उसको एडजस्ट नहीं कर सकता।
देखते हो कि नॉर्मल फ्लोर से आजकल क्या होता है, ऑपरेशन ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देती हैं, और वरना हमारी बच्चियां जो है ऐसे ही हथियार त्याग देती हैं कि हमसे तो नहीं हो पाएगा। देखिए साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हम लोगों को चीज़ों को साइंटिफिकली समझनी है। साइंस क्या है, एक क्रमबद्ध अध्ययन है, व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन है। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि कोई भी चीज़ होगी वो सिस्टमेटिक ढंग से हो। आजकल क्या खान पान खराब है, सोच लो, नहीं हम लोगों की नानियों को देख लो, नानी देख लो, दादी को देख लो, थोक के भाव में है चाचा, थोक के भाव में बुआ है, छोटी बुआ, मंझली बुआ, बड़कई बुआ, फलाने जिले वाली, इतनी बुआ है कि जिले वाइज बुआ याद रखनी पड़ती है। और चाचा तो इतने, अगर चचेरे जोड़ लिए तो पूरा जिला घोषित हो जाएगा। हो एक चाचा, मनके चाचा, बड़के चाचा, छोटके चाचा, चाचा है। आज के ज़माने में क्या है, पापा ही बन जाए बहुत बड़ी बात है, बहू के लिए डॉक्टर के पास जाए पड़ा थे। और खाओ चाउमीन, मोमोज, टमाटर, और लड़के क्या खाते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं। लड़कियां क्या खाती हैं, चाउमीन, बतासा, बतासा कहीं वही क्या खाइबे, वो कहूँ खाओगे ना। ये सब क्या है, इसीलिए आप लोग भी अच्छा आहार खाइए। आज भी देखिए आपकी नानी और दादी बैठी हैं, चाहे तो 10 लोगों का खाना बना दें, और आजकल की लड़कियों को पहले सोचिए मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, अंदर तो जाऊंगी ही नहीं मैं, और गलती से अगर चली गई, और कितनी गर्मी लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे पहले की दादी लोग बढ़िया बस ऐसे बैठती थी और पूरा तल डालती थी एक बार में, 100-150 लोग खिला दे। आज भी अगर आप में सौभाग्यशाली हो गए जिनकी दादी या नानी आज भी बैठी हुई हैं घर में, कभी मिल लेना उनसे, आज भी बिल्कुल ताबड़तोड़ हैं, और आप लोग उनके सामने बुढ़े हो गए हो गए कि नहीं हो गए, समझ रहे हो बात को। तो ये है स्टेमिना। तो भगवान ने बहुत अच्छी चीज़, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अच्छा उल्टा सीधा खाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, ये सब चीज़ें क्या होंगी, शरीर भी तो उसको झेलेगा, शरीर झेलेगा तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। हार्मोन्स ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हार्मोन का समझ में आया, पल्ले पड़ा कुछ। अब तो ज़िंदगी में नहीं भूलोगे दोनों लोग, ठीक। अब देखो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, इनको बच्चियों में लगा देते हैं, 15 साल की बच्ची 30 साल की लगती है। ये क्या दिखा रहा है हमारे देश में, कितना गलत काम हो रहा है। लौकी में लगा देंगे रात में, लौकी इतनी बड़ी हो जाएगी सवेरे। खीरा में लगा देंगे, खीरा इतना बड़ा हो गया। ये क्या है, सब कुछ दुरुपयोगी तो है। तो इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। ये सब चीज़ें हमारी ह्यूमन बॉडी, अपनी बॉडी के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करिएगा, नहीं अगर इनका डिसबैलेंस हुआ तो आप डिसबैलेंस हो जाओगे, काम खत्म। क्लियर, इन दोनों को याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। दुग्ध के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों हार्मोन। कितने हार्मोन हो गए हमारे, कितने हार्मोन हम लोगों ने पढ़ लिया था, 3-4 हार्मोन पढ़ लिए, ठीक। कल हम सुनेंगे। और हाँ, जाते जाते एक हार्मोन और है, लिख लीजिएगा, TSH, TSH मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन, TSH। ये भी कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। हम कल पूछेंगे कौन कौन से हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, यही पूछे जाते हैं पेपर में। ऑब्लिक दे देगा, कहेगा निम्नलिखित कौन से ग्रंथ से निकलता है, कौन सा नहीं निकलता है, बस काम खत्म, ठीक। चलिए, TSH, थायराइड आजकल बीमारी चली है, थायराइड स्टिमुलेटिंग है। थायराइड की बीमारी बहुत, एक पतली थायराइड होती है, एक मोटी मोटापे की थायराइड होती है। मोटापे में आदमी फूलता चला जाता है, पतले। और सुन लो, थायराइड बहुत गड़बड़ चीज़ है, क्योंकि थायराइड अगर गड़बड़ा जाएगा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आगे चलकर ये प्रसूति में बड़ी दिक्कत करता है। थायराइड बीमारी को हल्के में मत लीजिएगा। ये आगे चलकर जब डिलीवरी, मतलब जब आप सोचोगे कि आगे हमारा प्रोसेस हो, तो ये आगे बड़ी गड़बड़ा देता है। इसमें माता पिता दोनों को झेलना पड़ता है। तो इसीलिए TSH जो होता है, जरूरी नहीं कि मेल को ही हो, फीमेल को भी हो सकता है, मेल को किसी को भी हो सकता है। तो इससे बच के रहना है, अनियंत्रित खाना नहीं खाना है, आलतू फालतू की चीज़ें मत खाइएगा, पौष्टिक चीज़। पहले की दादी लोग हमारी पौष्टिक चीज़ें खाती थी, मोमोज, चाउमीन, बतासा तब तो रहीबे नहीं करा, और रहीबे करा तो उनका आदेश नहीं रहा बाहर जाकर खाएगा, है ना। पहले हम लोग पापा मम्मी भी नहीं, मम्मी लोग देख पाते रहे, बस ये चाचा तय कर दिन तो बस शादी हो गई। आजकल तो 10 फोटो देख डालते तब भी नहीं पसंद आता कोई, है ना। और कहीं अगर लड़की जॉब में है और लड़का जॉब में नहीं, तब तो फिर और नहीं होना शादी, है ना। तो इसलिए जो है पहले का ज़माना दूसरा था, तब खान पान अच्छा था। वो आजकल का खान पान दिखा रहा है कि क्या हो क्या रहा है दुनिया में, ठीक। चलिए, TSH। अब TSH की अगर बात करें तो TSH हार्मोन जो होता है, ऑक्सीटोसिन का काम, 2 काम याद रखना, एक तो दूध का सिक्रीशन कराता है, दूसरा मसल्स में कॉन्स्ट्रक्शन करा देता है, खींच देता है। किसी की मसल खींच दो भाई साहब, मर जाएगा दर्द के मारे। और हमारी माँ समझ लो 10 गुना दर्द झेल जाती हैं सिर्फ इस हार्मोन के दम पे। याद रखना, मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन कराता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है ऑक्सीटोसिन का, कई बार पूछा गया पेपर में, ठीक है। चलिए, TSH की बात करें, सुनो ध्यान से सुनना। पीयूष ग्रंथि यहाँ खोपड़ी में होती है, यहाँ पर भी कई ग्रंथि होती हैं, हम आपको सारी ग्रंथियाँ बताते चलेंगे। अभी हम सिर्फ खोपड़ी की ग्रंथि बता रहे हैं। कौन सी ग्रंथि, खोपड़ी वाली, ठीक है। चलिए, तो खोपड़ी से एक हार्मोन निकलता है, जैसे गर्दन के पास, यहाँ गर्दन के पास
एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। सेकंड ग्रंथि हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बाद कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं। अभी मत पढ़ना, अभी मत लिखना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक। इस थायराइड ग्रंथि को भी संभालने का काम करता है TSH, यानी मेन पावर सप्लाई यही है, समझ गए। TSH निकलेगा, ये थायराइड ग्रंथि को बोलेगा कि भाई साहब अपना थायरॉक्सिन हार्मोन निकालो। जैसे वहाँ पर FSH या LH निकलेगा, जाएगा टेस्टिस या ओवरी को बताएगा आप अपने हार्मोन निकालो, तो वो प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन निकालेंगे, तब स्पर्म और ओवम का फॉर्मेशन होगा। समझ में आई बात? ऐसे ही यहाँ पर भी होता है कि TSH निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को एक्टिवेट करता है। सोचो, सपोज करो अगर देखो आप बीमार, जब ब्लड की जांच कराई जाती है, थायराइड की चेकिंग कराई जाती है, कहते हैं नहीं लोग बहुत मोटापा बढ़ रहा है, बहुत पतले हो रहे हैं, भूख नहीं लग रही है, बहुत कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना लोग, तो डॉक्टर बोलता है TSH की जांच कराओ। TSH की जांच कराने जाते हो कि नहीं आते? TSH की जांच इसलिए यहाँ की कराई जा रही है, कायदे से थायराइड की जांच करानी चाहिए, थायराइड ग्रंथि से निकलता है ना थायरॉक्सिन हार्मोन। ऐसा इसलिए होता है, मान लो आपका टीवी खराब हो गया या फ्रिज खराब हो गया, तो आपके यहाँ कोई मैकेनिक बनाने आता है, तो मैकेनिक से क्या कहते हो आप कि भैया कभी कभी चलता है, कभी कभी नहीं चलता है, कभी कभी रुक रुक के चलता है, इसलिए कि पैसा बच जाए हमारा, डायरेक्ट ना उसको बताना पड़े हमें कि हमारा ये गड़बड़। कभी कभी तो भैया चलता रहता, लाइट आती है और चला जाता है, फिर लाइट एकदम से आती है तो फिर चलने लगता है, ऐसे बताते हो ना। वो आता है मैकेनिक, टीवी भी फ्रिज पूरा, अब मान लो बेवकूफ़ टाइप का मैकेनिक है तो पूरा खोल डालेगा, पता लगा फ्रिज में कोई दिक्कतें नहीं थी। दिक्कत कहाँ थी? आपके सॉकेट में थी, ढीला था, फ्लैक्चुएशन हो जाता था, लाइट चली जाती थी, फ्रिज हो जाता था बंद। उसने गलती करी, टेस्टर लेके गया था, लेकिन उसने वो आपकी बहकी बहकी बातों में आ गया और उसने क्या कि टेस्टर उसमें लगाया ही नहीं, मेन सॉकेट में लगा देता, उसी टाइम पता चल जाता, तो फ्रिज काहे खोलता घंटा भर। तो इसीलिए डॉक्टर भी सीधे आपका थायराइड नहीं चेक करते, सबसे पहले आपका ये वाला हार्मोन चेक करते हैं, क्या ये हार्मोन सही निकल रहा है। अगर ये निकलेगा तभी तो थायराइड को जाके बोलेगा, तभी तो थायराइड थायरॉक्सिन निकालेगा, तभी तो बीमारी बचेगी। तो डॉक्टर यही चेक करता है, अगर ये नॉर्मल है तो फिर यहाँ से इलाज शुरू करता है, ये नॉर्मल नहीं है तो पहले इसको नॉर्मल करता है, फिर ये नॉर्मल होगा तो ये निकलने लगेगा, तुम्हारी दिक्कत वैसे भी दूर हो जाएगी। समझ में आई बात? सबके लिए अलग मेडिसिन होती हैं, दे दी जाती है। समझ गया? TSH कहाँ से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक, जितने हार्मोन होते हैं इनको याद रखना। आज के लिए इतना ही, ठीक। कल फिर मुलाकात होगी, कल हम लोग और आगे पढ़ेंगे, थाइमस ग्लैंड पढ़ेंगे। थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, बीच में, इस जगह पे होती है, हड्डियों के बीचों बीच में, लेकिन बाद में चली जाती है कुछ उम्र के बाद। फिर उसके बाद और एड्रीनल ग्रंथि पढ़ेंगे। एड्रीनल ग्रंथि को क्या कहते हो आप लोग? EVS के पेपर में खूब रटते थे। आकस्मिक ग्रंथि किसे कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड, एड्रीनल। गुस्सा आता है, क्रोध आता है, भय आता है, कांपने लगते हो, इसी ग्रंथि की वजह से, यहीं से एक हार्मोन निकलता है। समझ गए? समझ गए? आकस्मिक, इमरजेंसी ग्लैंड। और सुनो, ये कहाँ होती है? ये हजारों बार पूछा गया पेपर में, कौन बताएगा हमें? ये आकस्मिक ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड, जिसका साइंटिफिक नेम एड्रीनल ग्लैंड, कहाँ बॉडी के किस ऑर्गन के पास पाई जाती है? किडनी के पास। हजारों बार पेपर में पूछा गया। समझ गए? हम बच्चों वाले क्वेश्चन भी तैयार कराते चलेंगे, सब बताते चलेंगे। ये खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म होने दी धीरे धीरे। अच्छा, एक चीज़ और सुनिए, मॉर्निंग में 7 बजे आ सकता है कोई? एक विशेष क्लास सुपर टेट के लिए चलाई जाएगी, वही लोग आएंगे जिन्हें सुपर टेट में पढ़ना है, ठीक। वो एक अनौपचारिक क्लास होगी, स्पेशल सुबह 7 बजे होगी, ठीक। उसमें मेरे लिए कोई प्रतिबंध नहीं होगा, मैं आपको कई चीज़ें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। हो सकता है वो GS का हो सकता है वो साइंस का हो सकता है वो आपका साइकोलॉजी का हो या शिक्षण का हो, ठीक। और बहुत जल्दी आपकी रेगुलर शिक्षण की और साइकोलॉजी क्लासें भी चलेंगी। तो सुबह वाली क्लास 7 बजे से, कल जिनको भी आना है वो कल उपस्थित हो सकते हैं, कल ही से चलेंगी सुबह 7 बजे से, ठीक है। और जिनको नॉर्मल पढ़ना है अपना पढ़ते रहेंगे, बाकी सारी क्लासें चलेंगी, ठीक। 7 बजे वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, स्पेशल फॉर सुपर टेट, बाई मेरे चलाई जाएगी, ठीक। वो आपको एक आधा घंटे की क्लास होगी, उसमें हम इंपॉर्टेंट पढ़ाया करेंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा किसी भी विषय की, ठीक। चलिए आज रोक दे इसको, ठीक। 7 बजे बोला है तो 7 बजे, ठीक। जिसको रुचि होगी वही आएगा, आ जाइएगा, हम आपको मिलेंगे, ठीक है, सुबह 7 बजे।